आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मैं हूं आपका मित्र अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूं आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपको कुछ बहुत ही फेमस बुक्स जो रही हैं उनके बारे में और उनके राइटर के बारे में बताऊंगा। और ये नॉर्मल वीडियो नहीं है कि सिर्फ राइटर बता दिया और बुक का नाम बता दिया। छोटी मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि केबीसी जो गेम है वो जनरल नॉलेज का गेम है, पर वो बच्चों का गेम नहीं है कि वहाँ पर ABCD पूछी जाएगी या 2 से 20 तक का पहाड़ा पूछा जाएगा, है ना। तो जो 5 प्रश्न शुरू के होते हैं तो बहुत आसानी से इंसान उत्तर दे सकता है, पर कई बार वो भी कठिन होते हैं। और उसके आगे जैसे भी बढ़ता है 640 के ऊपर तो प्रश्न जो है बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको उसके बारे में विस्तार से मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे प्रश्न आया मान लीजिए आपके समक्ष के, जैसे मान लीजिए ये पहला ही प्रश्न है कि हितोपदेश बुक किसने लिखी थी। अब आपको सिर्फ इतना पता है कि नारायण पंडित ने लिखी थी। अब उसमें ये प्रश्न आ गया कि कौन सी शताब्दी में लिखी थी, है ना। तो ये आपको नहीं मालूम। तो इसलिए मैं ये जो लेके आया हूँ इसमें से आज मैं आपको 7 बुक्स के बारे में बताऊँगा। और वीडियो जो है लंबा होगा, क्योंकि मैं हर बुक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। हर बुक जो है और जो उसके लेखक हैं उनके बारे में विस्तार से बताना, क्योंकि हर किसी का जीवन जो है बहुत विस्तार से लिया होता है, बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक। तो एक पर्सन की अगर बात करेंगे तो वो ही एक अकेले वीडियो ही बहुत लंबी बनेगी। तो मैं आपको 7 अलग अलग किताबों के बारे में, उनके लेखकों के बारे में बताऊंगा। पर संक्षेप में मैं कुछ पॉइंट बहुत छांट के लेके आया हूँ। बहुत मैंने रिसर्च करी है, इस पर बहुत परिश्रम किया है। तो वीडियो पूरी अवश्य देखिएगा। कुछ उन राइटर से और बुक्स के बारे में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या कुछ ज़रूरी जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारी ऐसी, चाहे वो बुक के बारे में हो चाहे राइटर के बारे में, वो मैं लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी चैनल को अभी नया सब्सक्राइब किया है, उन सबका चैनल पर स्वागत करता हूँ और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि आपने जो है मेरे चैनल पर, हमारे चैनल पर विश्वास किया। और मैं चेक कर रहा था हमारे चैनल पर जो है 44-45 से लगभग, नहीं 55 से 64 एज तक के भी काफ़ी लोग हैं। लगभग 41.5 समथिंग, लगभग 41% तो उन सभी बड़े जनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। और जो भी छोटे हैं मुझसे या मेरी आयु के, उन सबको मेरा प्रेम। और एक चीज़ मैं और चेक कर रहा था कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, तो वो UK के हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो आपका मेरी वीडियो देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, आभार। आपका भी चैनल पर स्वागत है और आप वीडियो देखते हैं, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे वीडियो इतना दूर तक देखे जा रहे हैं। और जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं मेरे, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ। अब चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये लगभग मेरे पास 29 बुक्स और उनके राइटर्स के नेम हैं। पर जैसे कि पहली वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था कि जो है आपको भी देखने में, सुनने में समस्या हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो और मुझे भी बोलने में हो। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को जो है 3 से 4 पार्ट में बनाने का सोचा। ये पहला पार्ट है और बैक टू बैक मैं इसके 4 पार्ट्स लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो मिल सकें। और अब बात करते हैं आज की पहली किताब के साथ में। पहली किताब का नाम है हितोपदेश। ये किसने लिखी थी? नारायण पंडित जी ने। कब लिखी थी? 10वीं से 14वीं शताब्दी में। हितोपदेश नारायण पंडित जी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी में लिखी थी। अब जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, जो मैंने सर्च करके निकाले हैं, उनको मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि
हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल व सुग्राह्य मतलब ज्ञानवर्धक हैं। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ इसकी विशेषता हैं। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से ही हुई है। पशुओं को नीति की बातें करते हुए दिखाया गया है। अब देखिए सभी मित्रों, केबीसी हो या इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ केबीसी में आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। हर आपको ज्ञान वाली स्थान पर इससे लाभ प्राप्त होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले में भी होगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें भी होगा। तो आपसे अगर ये कोई पूछ ले, अब इतना सरल तो पूछेगा नहीं कि बुक के राइटर कौन है ना, या कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी। अब डिटेल में मान लीजिए कोई ये पूछ ले कि हितोपदेश में किसके बारे में बातें की गई है या कौन कौन आपस में बातें करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं हैं हितोपदेश में, और ये आपस में बात भी करते हैं और नीति की बात करते हैं। नीति मतलब समझदारी की। तो विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ इसकी विशेषता हैं। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। शिक्षाप्रद मतलब ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल बात से ही हुई है। पशुओं को नीति की बातें करते हुए दिखाया गया है। सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है किसी का सिर किसी का पैर, बिल्कुल सिस्टमाइज्ड तरीके से। ये वीडियो जो है मित्रों मैंने इंग्लिश में भी बनाई है, तो जिनको हिंदी में सुविधा है वो हिंदी में देख लेंगे और जिनको इंग्लिश में है इंग्लिश में देख लेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली जो है हिंदी की वीडियो बनाना चाहता था, पर जो है इंग्लिश वालों को फिर समस्या होगी तो अलग अलग वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो मैं एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लाता हूँ। जिसको जो समझ में आती है वो देख लीजिएगा, अगर आपको दोनों समझ में आती है तो दोनों देख लीजिएगा। अब इंग्लिश में बात करेंगे हितोपदेश के बारे में। हितोपदेश रिटन बाय नारायण पंडित जी इन 10th to 14th centuries। Important point: Hitopadesh, influenced by the Indian public mind and environment, is a preaching story. The stories of Hitopadesh are very simple and intelligible. Stories based on various animals and birds are its specialty. The author has created a story craft through these animals and birds, which has ended with some education. Animals are shown talking about policy. ये पॉलिसी मित्रों हेल्थ इंश्योरेंस वाली या लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मीन्स नीति। All the stories seem to be connected to each other. अब बात करेंगे दूसरी बुक की। दूसरी बुक का नाम है गीत गोविंद या गीता गोविंद। अगर आपको कहीं गीत गोविंद लिखा हुआ मिले या गीता गोविंद तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस बुक को जयदेव जी ने लिखा है 12वीं शताब्दी में। गीत गोविंद या गीता गोविंद पुस्तक को जयदेव जी ने 12वीं शताब्दी में लिखा है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। गीता गोविंद को संस्कृत में बोलेंगे गीत गोविंदम, और इसका अनुवाद पूछे कोई कि गीता गोविंद का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हुआ गोविंदा का गीत। दूसरा मुख्य पॉइंट का 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव, कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, उस पर मैं जोर दे के बोलूँगा, और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया है, तो वो देख के आप समझ जाइएगा। उन वर्ड्स पे आपको अवश्य ध्यान देना है, ज़रूर ध्यान देना है,
जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या ज़्यादा अंक का प्रश्न होता है केबीसी में, तो वो बहुत गंभीर होता है। वो कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लेते हैं, उसमें से कोई एक लाइन लेते हैं, वो आपको दे देते हैं। अब किसी ने पूरा अगर चैप्टर पढ़ा है, पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, तो उसको तो पता होगा ना किस लाइन में क्या लिखा है। अब किसी ने शुरू की 4 लाइनें याद कर ली, आखिर की 4, तो वो उसको क्या पता होगा उत्तर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको अवश्य याद करिएगा। तो ये पॉइंट है, 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि थे जयदेव जी। उनके द्वारा रचित एक कृति है, यानी कि कहानी है। यह वृंदावन के राधा कृष्ण और गोपियों, गाय चराने वाली मादा या स्त्री के बीच संबंधों का वर्णन करती है। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि गीता गोविंद या गीत गोविंद पुस्तक में किस विषय में बात की गई है। तो वो बात की गई है वृंदावन के राधा कृष्ण और गोपियों, जो गाय चराने वाली स्त्री होती है, के बीच के संबंधों का वर्णन करती है। तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, खा। गीता गोविंद को 12 यानी कि 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक अध्याय को एक या एक से अधिक विभागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रबंध कहा जाता है, जो कुल मिलाकर 24 यानी कि 24 हैं। प्रबंधों में 8 में समूहित दोहे होते हैं। समूहित मीन्स मिले हुए, कनेक्टेड टू ईच अदर, जिन्हें अष्टपदी कहा जाता है। कभी आपने कोई धार्मिक नाटक देखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द आता है अष्टपदी, है ना। तो अष्टपद मतलब जिसमें अष्टपद हों, यानी कि 8 पद हों, उसे अष्टपदी कहते हैं। कहा जाता है कि राधा जी कृष्ण जी से भी बड़ी हैं। मतलब राधा जी जो हैं, वो चाहे आप आयु में ले लीजिए या उनको जो है सम्मान में ले लीजिए, वो कृष्ण जी से भी बड़ी हैं, और ये वास्तविकता है। इसलिए कृष्ण जी से पहले राधा जी का ही नाम लिया जाता है सदैव। कहा जाता है कि राधा जी कृष्ण जी से भी बड़ी हैं। यह पाठ नायिका अष्टनायिका की 8 मनोदशाओं को भी विस्तृत करता है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कई रचनाओं और नृत्यात्मक कार्यों के लिए एक प्रेरणा रही है। नाउ इन इंग्लिश, गीता गोविंद या गीत गोविंदा by Jaydev in 12th century. Other important point: A. The Geet Govind, in Sanskrit Geet Govindam, translation Song of Govinda, is a work composed by the 12th century Hindu poet Jayadev. It describes the relationship between Radha Krishna and gopis, female cow herders of Vrindavan. Another point, that is B. The Geet Govind is organized into 12 chapters. Each chapter is further subdivided into one or more divisions called Prabandhas, totaling 24 in all. The Prabandhas contain couplets grouped into 8 called Ashtapadis. It is mentioned that Radha is greater than Krishna. It is mentioned that Radha ji is greater than Krishna ji. The text also elaborates the 8 moods of heroine, the Ashtanayika, which has been an inspiration for many compositions and choreographic works in Indian classical dances. तीसरी पुस्तक विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखा था 16वीं शताब्दी में। विनय पत्रिका पुस्तक को तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था 16वीं शताब्दी में। अब प्रमुख पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है का। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है।
अब इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे अभी पूर्व में कहा था, यानी कि पहले कहा था कि जो इम्पोर्टेंट और मेरे को लगे उसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया है। तो ये आप, मैं इस चीज़ को बार बार नहीं बोलूँगा, तो आप खुद समझ जाइएगा जो भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा में है उसको। यह ब्रज भाषा में रचित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गीत गोविंद विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी ने लिखी है। अब प्रश्न आ जाए किस भाषा में लिखी है, तो वो ब्रज भाषा में लिखी है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका का दूसरा नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत रस है तथा इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है, यानी कि दिखाती है, समझाती है। इसमें सम्मिलित पदों की संख्या 279 यानी कि 279 है। इसको भी आपको ध्यान करना है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, खा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के 279 स्तोत्र गीतों का संग्रह है। प्रारंभ के 63 स्तोत्र और गीतों में, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 63 यानी कि शुरू के 63 स्तोत्र और गीतों में गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, गंगा जी, यमुना जी, काशी, चित्रकूट, हनुमान जी, सीता जी और विष्णु जी के एक विग्रह बिंदु माधव के गुणगान के साथ श्री राम की स्तुतियां हैं। इस अंश में जितने भी देवी देवताओं के संबंध के स्तोत्र और पद आते हैं, सभी में उनका गुणगान करके उनसे श्री राम की भक्ति की याचना की गई है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि इतने स्रोत हैं, उसमें 63 हैं प्रारंभ के यानी कि शुरू के, तो उसमें अन्य देवी देवताओं से किसकी पूजा के लिए प्रार्थना की गई है, तो उनसे की गई है श्री राम की पूजा करने की, उनकी भक्ति करने की। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि तुलसीदास भले ही इन देवी देवताओं में विश्वास करते रहे हों, किंतु इनकी उपयोगिता केवल तभी तक मानते थे जब तक इनसे श्री राम की भक्ति की प्राप्ति में सहयोग मिल सके। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, श्री राम भक्ति के बारे में विनय पत्रिका के ही एक प्रसिद्ध पद में उन्होंने कहा है। ये बहुत प्रसिद्ध पद है विनय पत्रिका से ही। तुलसीदास जी द्वारा रचित। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांत प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। नाउ इन इंग्लिश, Vinay Patrika written by Tulsidas in 16th century. Important point A. Vinay Patrika is a book written by Tulsidas. It is composed in Braj language. Vinay Patrika contains verses of Vinay. Vinay Patrika also has a name of Ram Vinyavali. Once again, Vinay Patrika contains verses of Vinay. Vinay Patrika also has a name Ram Vinyavali. 21 ragas have been used in Vinay Patrika. The main ras of Vinay Patrika is रस बोलेंगे इसको, of Vinay Patrika is Shant Ras and permanent sense of this Ras is Nirved. Vinay Patrika reflects the spiritual life. The number of verses including in it are 279. Another point, that is B. Vinay Patrika is a collection of 279 stotras, songs of Tulsidas. The opening 63 hymns and songs praise
Lord Ram with praises to Ganesh ji, Shiv ji, Parvati ji, Ganga ji, Yamuna ji, Kashi, Chitrakoot, Hanuman ji, Sita ji, and Bindu Madhav are deity of Vishnu ji. All the hymns and verses of the relation of gods and relation of all the hymns and verses of the relation of God and gods and goddesses that come in this part all have been praised for their devotion to Sri Ram. It is clear from this that Tulsidas may have believed in these gods and goddesses, but believed in their usefulness only as long as they could help in the attainment of Sri Ram Bhakti. चौथी पुस्तक बुद्ध चरित। पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। ये अश्वघोष जी ने लिखी थी दूसरी सदी की शुरुआत में। बुद्ध चरित पुस्तक को अश्वघोष द्वारा लिखा गया था दूसरी सदी के प्रारंभ में, दूसरी सदी की शुरुआत में। मुख्य पॉइंट, बुद्ध चरित को संस्कृत में बुद्ध चरितम लिखेंगे, बोलेंगे। रोमन कृत मतलब रोमन में, बुद्ध चरितम, इसमें माँ में नीचे हलंत नहीं आएगा। और इसका अनुवाद क्या हुआ बुद्ध चरित का? बुद्ध के कार्य। बुद्ध चरित अर्थात बुद्ध के कार्य। दूसरा मुख्य पॉइंट, साकेत, अयोध्या का जो पूर्व का नाम था वो साकेत था, अब अयोध्या है। साकेत अयोध्या के अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में एक महाकाव्य कविता है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि पूछा जाए कि बुद्ध चरित किसके बारे में है, तो इसमें तो बुद्ध का नाम आ गया, तो गौतम बुद्ध जी के जीवन पर है। और कविता के 28 सर्गों में से पहले 14 संस्कृत में पूर्ण हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कविता के 28 सर्ग हैं जिसमें से पहले 14 संस्कृत में हैं, जो कि पूर्ण हैं, मतलब पूरी तरीके से हैं। और सर्ग 15 से 28 अपूर्ण यानी कि अधूरे हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट, 420 ईस्वी में धर्मक्षेम ने एक चीनी अनुवाद किया। इस पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। 420 ईस्वी में धर्मक्षेम ने एक चीनी अनुवाद किया और 7वीं या 8वीं शताब्दी में एक अज्ञात लेखक द्वारा एक तिब्बती संस्करण की रचना की गई, जो चीनी की तुलना में मूल संस्कृत के बहुत करीब प्रतीत होता है। अब ये प्रश्न ऐसे आ सकता है मित्रों कि जैसे पूछ लिया जाए इसके बारे में, बुद्ध चरित के बारे में विस्तार से, कि किसने इसका चीनी अनुवाद किया, तो आपको पता होना चाहिए कि धर्मक्षेम ने किया। कब किया? 7वीं या 8वीं शताब्दी में। और एक अज्ञात लेखक द्वारा एक तिब्बती संस्करण यानी कि तिब्बत भाषा में भी इसका रचना की गई। जो धर्मक्षेम द्वारा जो चीनी अनुवाद किया गया था में मूल संस्कृत यानी कि मुख्य रूप से जो संस्कृत भाषा में था, जिसकी अभी ऊपर बात करी कि बहुत करीब प्रतीत होता है, मतलब सेम टू सेम। नाउ इन इंग्लिश, बुद्ध चरित written by Ashwaghosh in early 2nd century CE. CE means common era. Now important points. Buddha Charit in Sanskrit Buddha Charitam, romanized means in Roman Buddha Charitam. Its translation is Acts of the Buddha. Is an epic poem in the Sanskrit Mahakavya style of the life of Gautam Buddha. Sanskrit Mahakavya style on the life of Gautam Buddha by Ashwaghosh of Saket, modern Ayodhya.
composed in the early 2nd century CE. Of the poems, 28 chants, the first 14 are extant in Sanskrit. Complete chant 15 to 28 are in incomplete form. Another important point, in 420 AD, Dharmashem made a Chinese translation, and in the 7th or 8th century a Tibetan version was composed by an unknown author, which appears to be much closer to the original Sanskrit than the Chinese. 5वीं पुस्तक यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी ने 1919 से 1931। अब इसमें आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अब कोई भी किताब लिखी गई होगी, कोई भी पुस्तक लिखी गई होगी तो एक ही सन में लिखी गई होगी, या तो 1919 में या 1931 में। अब ये 1919 से 1931 क्यों है? अब इस बात पे आपको ध्यान देना है कि यंग इंडिया नाम की कोई पुस्तक है ही नहीं। अभी आगे बताऊंगा आपको। इस बात पे ध्यान दीजिए कि यंग इंडिया को किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। किसके बीच की बात है? 1919 से 1931 सन के बीच की, मध्य की। ये है मुख्य प्रश्न, महत्वपूर्ण पॉइंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। ये कोई किताब नहीं है, ये एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, ऐसा। तो इसलिए ये 1919 में इन्होंने इसको प्रारंभ किया था, अर्थात शुरू किया था, और 1931 तक ये चला था। साप्ताहिक पत्र या पत्रिका। अब क्यों इसको इन्होंने प्रारंभ किया था, क्यों शुरू किया था इस पत्रिका को? इस काम के माध्यम से महात्मा गांधी जी भारत की स्वशासन या स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इस काम के माध्यम से वह भारत की स्वशासन या स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यह 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तीसरा मुख्य पॉइंट, गांधी जी ने इस पत्रिका में विभिन्न उद्धरण लिखे, यानी कि विभिन्न जो है इसके आर्टिकल लिखे, कॉलम लिखे, या एडिशन जिसको बोलेंगे, जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने यंग इंडिया का प्रयोग आंदोलनों के आयोजन में अहिंसा के उपयोग। अब इस यहाँ से पूरे नीचे तक की लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया क्यों लिखी थी, जो पत्रिका, या उसमें आपसे पूछा जाए कि यंग इंडिया उन्होंने लिखी थी जो कि एक पत्रिका थी, सब मतलब आपसे पहले ही बता दिया जाए आपको कि महात्मा गांधी जी ने लिखी थी और साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी, 1919 से 1931 के बीच में लिखी थी। किस विषय के बारे में लिखी थी, उसका विषय क्या था? तो विषय था आंदोलनों के आयोजन में अहिंसा के उपयोग के संबंध में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने के लिए किया इस पत्रिका का प्रारंभ। और पाठकों से, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसी में, और पाठकों से ब्रिटेन से भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए विचार करने। जो 640 से ऊपर के प्रश्न जो जाते हैं मित्रों, वो ऐसे ही कठिन होते हैं, आपने गौर किया होगा। उसमें 20 से कुछ पॉइंट उठा के वो लोग पूछ लेते हैं। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला तो था कि आंदोलनों के आयोजन में अहिंसा के उपयोग के संबंध में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने के लिए। दूसरा, पाठकों से ब्रिटेन से भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए विचार करने, संगठित करने और योजना बनाने का आग्रह किया। ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा अच्छे से। नाउ इन इंग्लिश, यंग इंडिया
written by Mahatma Gandhi in 1919 to 1931. Young India was a weekly paper or journal in English started by Mahatma Gandhi. Through this work, he desired to popularize India's demand of self-government or Swaraj. It is published by Mohandas Karamchand Gandhi, full name of Gandhiji, from 1919 to 1931. 1931. Gandhiji wrote various quotations in this journal that inspired many. He used Young India to spread his unique ideology and thoughts regarding the use of non-violence in organizing movements, non-violence in organizing movements, and to urge readers to consider, organize, and plan for India, and to urge readers to consider, organize, and plan for India's eventual independence from Britain. ये नाम तो आपने सुना होगा अवश्य मित्रों, बचपन में बहुत छोटे थे हम तो इसका DD1 पे नाटक आता था। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुस्तक है ये। पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज, R.K. नारायण जी ने लिखी है। अब ये जो पॉइंट है मित्रों, सन वाले, ईयर वाले, इस पर ध्यान दीजिएगा। मालगुडी डेज R.K. नारायण जी ने लिखी है। उन्होंने 1930 में इसकी रचना की। इसमें 3 मुख्य पॉइंट हैं। 1930 में रचना की, यानी कि उन्होंने इस पे काम करना प्रारंभ किया, सोचा इसके बारे में कि मुझे ये जो है एक आर्टिकल, एक मतलब बुक लिखनी चाहिए। 1943 में इंडियन थॉट प्रकाशन, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्रकाशन किसने किया और इंडियन थॉट प्रकाशन कौन थे और पेंगुइन क्लासिक कौन थे। फिर से बताता हूँ। 1930 में रचना की R.K. नारायण जी ने। 1943 में इसे जो पब्लिकेशन वाले होते हैं, जो पुस्तक छापते हैं, उनका नाम है इंडियन थॉट प्रकाशन। उन्होंने इसको प्रकाशित किया 1943 में, और 1982 में पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा भारत के बाहर इसको पुनर्प्रकाशित किया गया है, यानी कि रीपब्लिश्ड। पेंगुइन क्लासिक द्वारा 1982 में इसे भारत के बाहर पुनर्प्रकाशित किया गया। अब आपको इनका नाम भी पूरा मालूम होना चाहिए, R.K. नारायण जी का। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इसी को शॉर्ट में R.K. नारायण लिखते थे। ये इनकी जन्म और पूरी तिथि है 10 अक्टूबर 1906 से लेकर 13 मई 2001 तक की इनकी जीवन यात्रा रही है। एक भारतीय लेखक थे R.K. नारायण जी, जो काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के प्रमुख लेखक थे। ये आखिरी लाइन पे मित्रों ध्यान दीजिएगा। इतिहास में ऐसा प्रश्न आ जाता है बहुत, जो कॉस्टली वाला होता है, 12, 50, 1 करोड़ का। जैसे कोई ये पूछ ले कि R.K. नारायण जी ने मालगुडी डेज कहानी लिखी थी, है ना, तो वो जो है अपने किसके साथ, किस मित्र के साथ लिखते थे, उनके साथी कौन थे, क्या नाम था, या इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाए, दूसरा पूछा जाए, ऐसा आता है ना प्रश्न। तो वह मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। दूसरा मुख्य पॉइंट, मालगुडी डेज दक्षिण भारतीय में मालगुडी नामक एक छोटे से खूबसूरत शहर में स्थापित 32 काल्पनिक कहानियों का संग्रह है।
ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई पूछ रहे मालगुड़ी का नाम कहाँ से लिया गया, है ना। दूसरा मुख्य पॉइंट, मालगुड़ी डेज एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला है। जैसे कि मैंने आपको इसके प्रारंभ में बात की थी कि हम बचपन में कभी ना कभी देखा था, भले हम देखते नहीं थे, ये आता था तो जो है हम छोड़ देते थे या चैनल बदल देते थे, पर आता था, ये अधिकतर लोगों को मालूम होगा। तो इस पे एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला है जो 1986 में शुरू हुई थी और इसे अंग्रेजी पहले 13 एपिसोड, अब इन लाइनों पे ध्यान दीजिएगा, ये 1986 में प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी टेलीविज़न पर आना। और इसे अंग्रेजी में पहले जो 13 एपिसोड आए थे वो अंग्रेजी में थे, इंग्लिश में थे, और फिर हिंदी में आए थे सभी 54 एपिसोड, दोनों में फिल्माया गया था इस धारावाहिक को। इसका नाम भी मालगुड़ी डेज ही था, जो कि आर के नारायण द्वारा इसी नाम के 1943 के लघु कहानी संग्रह पर आधारित है। श्रृंखला कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक शंकर नाग द्वारा निर्देशित थी। अब ये प्रश्न आ जाता है कि मालगुड़ी डेज जो है उस पर एक धारावाहिक बना था, वो किसने डायरेक्ट किया था, या वो कौन से सिनेमा के अभिनेता थे, या कहाँ के वो निर्देशक थे, है ना, संगीतकार कौन थे, जो उसके कार्टूनिस्ट थे वो कौन थे। तो ये मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लाया हूँ, इन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। श्रृंखला कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक शंकर नाग द्वारा निर्देशित थी। कर्नाटक संगीतकार एल वैद्यनाथन ने स्कोर की रचना की, यानी कि म्यूजिक कंपोजिशन, जबकि आर के नारायण के छोटे भाई और प्रशंसित यानी कि फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण स्केच कलाकार थे, जिसमें जो आपने देखा होगा उसमें स्केच आते थे, या बुक्स में भी उसमें स्केच बने हुए हैं, तो इन्हीं के आर के नारायण जी के छोटे भाई जो कि आर के लक्ष्मण जी थे, उन्होंने बनाए थे। नाम देखिए कितने अच्छे हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, सरलता से आप याद करते हैं, आर के नारायण और आर के लक्ष्मण। श्रृंखला निर्माता टी.एस. नरसिम्हन द्वारा बनाई गई थी, जो पूरी सीरीज आई थी टीवी पर, उसके निर्माता टी.एस. नरसिम्हन थे। 2006 में श्रृंखला को एक अतिरिक्त 15 एपिसोड के साथ लाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नाटक के बारे में पूरा आपसे प्रश्न पूछ लिया, आखिर में ये पूछा कि आखिर में 15 एपिसोड आए थे, वो किसने बनाए थे। तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट बहुत ज़्यादा। 2006 में श्रृंखला को एक अतिरिक्त 15 एपिसोड आए थे। आगे और विस्तार में बताऊंगा आपको इसके बारे में। 15 एपिसोड के साथ लाया गया था अतिरिक्त, जो कविता लंकेश द्वारा निर्देशित थे। इसको कविता निर्देश जी ने डायरेक्ट किया था। अब ये और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी के, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके कुल 4 सीजन आए थे, यानी कि 4 बार आया था। 4 बार में कुल 54 एपिसोड थे। कहाँ आया था? दूरदर्शन पे। कब से कब तक आया था? 24 सितंबर 1986 से लेके 2006 तक। अब इसके बारे में और विस्तार से बता दूं कि 4 सीज़न थे, यानी कि 4 बार में आया था। कुल 54 एपिसोड थे। तो कौन सा सीज़न कब आया था? एक सीज़न में कितने एपिसोड थे? तो पहला सीज़न 1986 में आया था 13 एपिसोड के साथ में। सीज़न दूसरा अगले साल आया था उसके 1987 में, इसमें भी 13 एपिसोड थे। तीसरा सीज़न उसके अगले वर्ष 1988 में आया था, ये भी 13 एपिसोड के साथ में था। और जो अतिरिक्त जो इन्होंने बनाए थे कविता लंकेश जी ने, 15 नए एपिसोड, वो आए थे लगभग 18 वर्षों के पश्चात, यानी कि 18 सालों के बाद सीज़न 4 के रूप में, जो 2006 में आए थे 15 एपिसोड। ये इन सबको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। नाउ इन इंग्लिश, मालगुड़ी डेज रिटन बाय आर के नारायण जी।
Created in 1930, published in 1943 by Indian Thought Publications and republished outside in India in 1982 by Penguin Classics. Full form of R.K. Narayan ji, या full name of R.K. Narayan ji is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. His life cycle from 10 October 1906 to 13 May 2001 was an Indian writer who was known for his work in the fictional South Indian city of Malgudi. South Indian city है ये Malgudi. He was a prominent writer of early Indian literature in English with Mulkraj Anand and Raja Rao. There is a collection of stories. Another important point, Malgudi Days is a collection of 32 fiction stories set up in a small, beautiful city called Malgudi in South India. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जो इन्होंने इसका क्रिएशन किया था ना, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया, अभी एक बार बता देता हूँ। जो इन्होंने ये क्रिएटेड किया था ना 1930 में, यानी कि इसकी रचना करने की सोची थी या रचना करना प्रारंभ किया था, तो ये इन्होंने अपने दादाजी के साथ किया था। और विजयदशमी का दिन था। विजयदशमी यानी कि दशहरा, जिस दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, उस दिन से इन्होंने इस नाटक को लिखना प्रारंभ किया था अपने दादाजी के साथ में। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुझे याद आ गया, मैंने कहा बता दूँ आपको। Malgudi Days is an Indian television series that started in 1986 and was filmed in both English first 13 episodes and Hindi all 54 episodes, based on the 1943 short story collection of the same name by R.K. Narayan ji. The series was directed by Kannada actor and director Shankar Nag. Carnatic musician L. Vaidyanathan composed the score, while R.K. Narayan's younger brother and acclaimed cartoonist R.K. Lakshman ji was the sketch artist. The series was made by film producer T.S. Narasimhan. In 2006, the series was revived from an additional 15 episodes, which were directed by Kavitha Lankesh. 4 seasons. There are total 4 seasons with 54 episodes. जो presented in Doordarshan on from 24 September 1986 to 2006. First season in 1986 with 13 episodes. Second season in 1987 with 13 episodes. Season third in 1988 with 13 episodes, and last season 4 in 2006 after 18 years with 15 episodes. और ये आज की आखिरी बुक के बारे में जानकारी। काव्य मीमांसा बुक का नाम है, राजशेखर जी ने लिखा है 880 से 920 के बीच में। ये इसका क्लियर नहीं मिला मेरे को, वहाँ भी यही लिखा है कि 880 से 920 के बीच की बात है। क्लियर उनको भी नहीं पता है, गूगल को भी नहीं पता, विकिपीडिया को भी नहीं पता। सब जगह सर्च करके तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट करके बनाऊँ। मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कॉपी पेस्ट करके बनाऊँ, तो मैं प्रतिदिन एक नहीं अनेक वीडियो, अर्थात एक दिन में कई वीडियो बना सकता हूँ, पर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता। मैटर लेना, उसको
हर क्वेश्चन आंसर को जो इजीली मिल जाता है उसको 2 बार, और जो नहीं मिलता है उसको 2 से 5 बार रीचेक करता हूँ, टैली करता हूँ कि सही उत्तर है कि नहीं। फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। फिर वर्ड्स पे ध्यान देता हूँ, ग्रामर पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद फिर एडिटिंग। तो इस सब में इतना समय लग जाता है। लग रहा है आपको मित्रों बहुत देखने में इजी लग रहा होगा, पर इसको बनाने में बहुत परिश्रम लगा है मुझे, मैं जानता हूँ। पर आपके लिए सब चलेगा, बस आप अपना ऐसे ही प्यार इसमें बनाए रखिएगा, सहयोग योगदान देते रहिएगा और वीडियो पूरा देखा करिएगा, और अच्छी लगे तो ऐसे अपने अपनों के साथ शेयर किया करिएगा, जिससे उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो, उनका भी ज्ञान बढ़े। और चलिए अब इसके बारे में बताता हूँ। काव्य मीमांसा बुक को राजशेखर जी ने 880 से 920 में युग में लिखा था। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो ये 880 से 920 के बीच की बात है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। राजशेखर ये 10वीं शताब्दी के लेखक हैं मित्रों। राजशेखर जी 10वीं शताब्दी के ये एक संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे। वह गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राजशेखर 10वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे, नाटककार भी थे और आलोचक भी थे। वह गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, कृति अनिवार्य रूप से कवियों के लिए। ये जो कृति जिसकी बात हो रही है काव्य मीमांसा की, तो यह कृति अनिवार्य रूप से कवियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जो एक अच्छी कविता के तत्वों तथा रचना की व्याख्या करती है। उन्हें महाराष्ट्री प्राकृत, ध्यान दीजिएगा, उन्हें महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे गए एक नाटक कर्पूर मंजरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अब प्रश्न ये नहीं आएगा इतना इजी कि काव्य मीमांसा किसने लिखी थी, वो आपको पता है, बच्चा भी बता देगा। आपने अगर चिल्ड्रंस स्पेशल शो देखा होगा तो देखा होगा कितने कठिन कठिन प्रश्नों के बच्चों ने कितनी सरलता से उत्तर दे दिए, है ना। तो बड़ों के लिए तो सरल नहीं आएंगे। तो ये आएगा कि राजशेखर जी ने काव्य मीमांसा लिखी, पर वो महत्वपूर्ण किस नाटक के लिए थे। तो उस नाटक है जो कि महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया है, उसका नाम है कर्पूर मंजरी। इन्हें सबसे ज़्यादा इसके लिए जाना जाता है। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये पूछा जाए कि राजशेखर ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक नाटक लिखा था, उनकी पत्नी का नाम बताओ, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ना। तो ये है राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी, इनकी पत्नी का नाम है अवंती सुंदरी, को खुश करने के लिए नाटक लिखा, जो रुचि और कौशल की महिला थी, मतलब बहुत गुणवान महिला थी ये अवंती सुंदरी जी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, राजशेखर शायद एकमात्र प्राचीन भारतीय कवि हैं जिन्होंने किसी महिला को उसके साहित्यिक जीवन में योगदान के लिए स्वीकार किया है। यही पूछ लिया जाए कि वो कौन से ऐसे अकेले भारतीय कवि हैं जिन्होंने किसी महिला को उसके साहित्यिक जीवन में योगदान के लिए स्वीकार किया है, तो वो राजशेखर जी हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, काव्य मीमांसा का अभी तक केवल प्रथम अधिकरण कवि रहस्य ही प्राप्त है। इन सब पे ध्यान दीजिएगा। काव्य मीमांसा का अभी तक केवल प्रथम अधिकरण कवि रहस्य ही प्राप्त है, ये नाम है इसका, कवि रहस्य ही, और इसके भी मात्र 18 अध्याय ही मिलते हैं। 19वां अध्याय भुवन कोश। अब ये पूछ लिया जाएगा कि जो 18 लिखे हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कवि रहस्य। ये पूछ लिया जाएगा कि 19वां अध्याय जो है जो नहीं मिला है उसका क्या नाम था, तो उसका नाम है भुवन कोश। 19वां अध्याय भुवन कोश अप्राप्त है, मतलब प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं। किंतु कवि रहस्य अधिकरण के प्रथम 3 अध्यायों से पता चलता है कि कृतिकार ने काव्य मीमांसा में 19 अधिकरणों का समायोजन किया था, मतलब जोड़ा था, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड। और
प्रत्येक अधिकरण में विषयानुरूप कई कई अध्याय थे, यानी कि एक अध्याय में भी और अध्याय। नाउ इन इंग्लिश, काव्य मीमांसा is written by Rajshekhar in between 880 to 920 CE. CE means Common Era. Rajshekhar of 10th century was a Sanskrit poet, dramatist and critic. He was the court poet of Gujarat, Pratihar, court poet of Gurjar Parihars. The work is a practical guide for poets that explains the elements and composition of a good poem. He is most noted for the Karpur Manjari, a play written in Maharashtri Prakrit. Rajshekhar wrote the play to please his wife Avanti Sundari. Rajshekhar wrote a play to please his wife Avanti Sundari, a woman of taste and accomplishment. Another important point, Rajshekhar is perhaps the only ancient Indian poet to acknowledge a woman for her contributions to his literary career. Another important point, Kavya Mimamsa Kaviraj Rajshekhar is the standard text on Kavi Rahasya, and only 18 chapters of this are found. The 19th chapter, that name is Bhuvan Kosh, is not available, but the first 3 chapters of the Kavi Rahasya tribunals show that the author had arranged 19 tribunals in Kavi Mimamsa, and each tribunal had several chapters according to the subject. तो ये थी बात मित्रों 7 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, उनके रचयिता यानी कि बुक और उनके राइटर, और उनके बारे में, उस पुस्तक के बारे में, उस किताब के बारे में, या उस राइटर, उस लेखक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने बहुत सर्च किए, और जो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है वो छांट के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत परिश्रम से मैंने वीडियो बनाई है, बिना स्किप करके देखा करिए तो आपको लगेगा कि कितनी नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता हूँ। इसलिए अभी मुझे आप वीडियो लाने में समय लग रहा है। मैं वैसे आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो लाना चाहता हूँ, मतलब रोज़ एक वीडियो लाना चाहता हूँ, पर जो है मैं सिंपल लोगों की तरह मतलब वीडियो नहीं बनाना चाहता, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाना चाहता हूँ। कॉपी पेस्ट करके मैटर ले लिया, जैसे मान लीजिए अब वो 4 ऑप्शन देते हैं अधिकतर, मैंने एजुकेशनल चैनल पर देखा, कोई क्वेश्चन है उस पर 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, फिर लास्ट में बताएंगे उसका सही उत्तर क्या है। तो वो कॉपी पेस्ट करते हैं या वॉच टाइम बढ़ाने के लिए करते हैं, वो जाने, पर मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं करता। मैं आपको 4 ऑप्शन दे के कन्फ्यूज़ करूँ तो उससे बढ़िया मैं आपको उस समय में इम्पोर्टेंट नॉलेज ना दे दूँ उस क्वेश्चन के बारे में, है ना। क्यों आपका मैं कीमती समय नष्ट करूँ, क्योंकि आप वैसे ही इतना कुछ पढ़ते हैं, वैसे ही बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और 4 ऑप्शन वहाँ पर मिलते ही हैं। तो मैं आपको राइट क्वेश्चन, राइट आंसर बताता हूँ क्वेश्चन का, जिससे आपको पता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था। अब मान लीजिए आपने 4 ऑप्शन में से यहाँ पढ़े लोगों की वीडियो देख के कि इस 4 ऑप्शन मिले थे, ये वाला सही है, और 4 वहाँ मिले वो कोई और थे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा उत्तर था, हमने तो कुछ और पढ़ा था, होता है ना सर। तो मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं देता, सीधा सही उत्तर बताता हूँ, आपका समय बचाता हूँ, और जो समय बचता है उसमें आपको उस प्रश्न के बारे में और ज़्यादा नॉलेज देता हूँ, है ना। तो मैं वीडियो अलग हट के बनाता हूँ, इसलिए शायद
मतलब उतने लोगों को नहीं अच्छा लग रहा जितने मैं औरों के चैनल पर व्यूज़ देखता हूँ या उन पे लाइक्स कमेंट्स आते हैं। मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो आ रहे हैं प्रभु की कृपा से और आप सबके सहयोग से आपका जो है आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। व्यूज़ आ रहे हैं और उसका प्रमाण ये है कि जो व्यूवर्स बढ़े हैं, रेगुलर व्यूवर्स मेरे हैं तो 400 से ऊपर हैं। तो आप सबके सहयोग से, योगदान से जो है यूट्यूब से मुझे ऐड मिलने लगे हैं और बाकी लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और जितने व्यूज़ आने चाहिए उतने नहीं आ रहे, पर खैर कोई नहीं, मैं अपने वीडियो पे ऐसे ही परिश्रम करके ऐसे ही बनाऊंगा और आपको कुछ अलग देने का प्रयत्न करूंगा कि आपका समय बिना व्यर्थ करे जो है 4 ऑप्शन दे के कन्फ्यूज़ करूँ तो उतनी देर में आपको उस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिससे आपको और जो क्वेश्चन होते हैं 640 के ऊपर 1250, 2550, 1 करोड़, 7 करोड़, तो उसमें आपको इससे लाभ प्राप्त हो। तो उसलिए मित्रों जो है मुझे समय लग जाता है, तो बहुत परिश्रम से वीडियो बनाई है, हो सकता है आप समझ गए हों। तो अगर अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और इसे अपने अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं और व्यूवर्स हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन में सबसे ऊपर वाले ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए जिससे आपको चैनल पर पोस्ट होने वाली सभी वीडियो मिलती रहें। अभी मैं इसके वीडियो के 3 से 4 पार्ट और लेके आऊँगा, उसमें आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दूँगा। तो इसलिए चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों।